आप सभी को नमस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या गेहर, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश। आज हम सभी व्यक्तित्व क्या है और कैसे हम व्यक्तित्व को जान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तित्व, जिसको कि हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक रूप में देखें कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, तो हमें पता लगता है कि व्यक्तित्व जिसमें कि हमारा व्यवहार है एक दूसरे के प्रति। व्यक्तित्व के अंदर हमारा जो आउटर बिहेवियर है, जिसको कि हम वाय व्यवहार कहते हैं, के साथ में जो हमारा आंतरिक व्यवहार है, वो दोनों ही चीजें शामिल होती हैं। साथ ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो हमारा फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल मेकअप होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पर कहना आपसे ये है कि व्यक्तित्व से तात्पर्य ये है कि जो हमारा इनर और जो हमारा आउटर बिहेवियर है, अर्थात जो हमारा आंतरिक और बाह्य व्यवहार है, उन दोनों को मिलाकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वैसे व्यक्तित्व के बारे में लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारी इनर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं और साथ ही जो इंप्रेशन हम दूसरे लोगों को देते हैं, तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। और अगर हम व्यक्तित्व के बारे में पुराने समय से देखें तो हमें पता लगता है कि जो ये पर्सनैलिटी शब्द था वो पर्सोना से आया था, जिसका मतलब था मास्क। मास्क जिसको कि हम हिंदी में नकाब कहते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि जो हमारे ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो वो हमारी जो चीजें सिर्फ दिख रही हैं, वही चीजें दिख रही हैं। अगर मान लीजिए कि हमने कोई मास्क लगा लिया तो हम उसी तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन जो हमारी इनर चीजें हैं वो सामने नहीं आएंगी। और यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसके अंदर हमारी फिजिकल, हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारे इमोशनल, हमारे सोशल ट्रेट्स होते हैं। साथ में जो हमारी इनेट क्वालिटीज हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। विद्यार्थियों, जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कई सारी परिभाषाएं दी गई और आलपोर्ट ने 1937 में एक परिभाषा दी और आलपोर्ट की जो परिभाषा है वो 50वीं परिभाषा थी और इस परिभाषा को सभी लोगों ने एक तरह से स्वीकार किया। इसीलिए जो आलपोर्ट की व्यक्तित्व के बारे में परिभाषा है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उसका समर्थन सभी के द्वारा किया गया था। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में कहा कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको-फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन his or her unique adjustment to the environment। यहाँ पर आलपोर्ट कहना चाहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो यूनिक है। यूनिक किस सेंस में है? आलपोर्ट ने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो यूनिक है, अलग है एक तरीके से, क्योंकि दो लोगों की जो विशेषताएं हैं, जो एबिलिटीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, इसलिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है दैट इज यूनिक। इसी तरीके से आलपोर्ट ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि पर्सनैलिटी इज एवर ग्रोइंग, ever developing and ever changing, so it is in the process of change and modification। तो यहाँ पर पर्सनालिटी को उन्होंने डायनेमिक जो शब्द दिया था वो इस वजह से दिया कि ये जो हमारा व्यक्तित्व है वो परिवर्तनशील है। परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार और एज के अनुसार हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। साथ ही जो आलपोर्ट थे उन्होंने कहा कि जो हमारा व्यक्तित्व है उसमें इंटीग्रेशन है, यानी कि टू जॉइन इन होल। इंटीग्रेशन क्या है? जो हमारी कुछ विशेषताएं हैं एक इंडिविजुअल के होने के नाते, जैसे हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ मेंटल प्रॉपर्टीज, कुछ हमारी इमोशनल एबिलिटीज, सोशल एबिलिटीज और बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं एक इंडिविजुअल की, इन सब चीजों का इंटीग्रेशन होता है व्यक्तित्व के अंदर। इस प्रकार से हम देखें तो जो ये हमारी सारी एबिलिटीज हैं, ये सब एबिलिटीज मिलकर
जिसमें कि डायनामिसिटी भी है। अब ये सारी चीजें मिलकर किसी भी वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित करती हैं, और ये जो समायोजन है किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी परिस्थिति के प्रति, वो अपनी तरीके का यूनिक होगा। इसमें यह भी उदाहरण दिया सकता है कि हर किसी का व्यक्तित्व अपनी तरीके का होता है, यानी कि इसमें इंडिविजुअलिटी काम करती है, और एज एन इंडिविजुअल हम किसी भी वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित करते हैं। जैसे जो डॉक्टर है उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपने हिसाब से चीजों को समायोजित करता है अपने व्यक्तित्व को। जो एक सेल्समैन है वो अपने हिसाब से करता है, एक टीचर अपने हिसाब से करता है, और हर किसी का अपना एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसमें हमारी जो आंतरिक विशेषताएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं। साथ में हमने कैसे किसी भी परिस्थिति के साथ में अपने आप को समायोजित किया, यह चीज भी व्यक्तित्व के अंदर आती है। इसीलिए कहा गया है कि पर्सनैलिटी इज अ सोशियबिलिटी। इट मीन्स society plays an important role in shaping the personality of an individual, and development of our personality takes place through our social experiences. So this is sociability is found in the personality. इसी प्रकार से आलपोर्ट ने जिस तरीके से 50वीं परिभाषा दी व्यक्तित्व की, इसी प्रकार से कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, जिसमें आते हैं आइजेंक, जिन्होंने 1952 में पर्सनैलिटी की अपनी परिभाषा दी, और उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि पर्सनैलिटी इज द मोर और लेस stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique which determined his unique adjustment to the environment. यहाँ पर आइजेन की परिभाषा को पढ़कर या जानकर हम लोगों को ऐसा लगा कि आइजेन साहब ने चीजों को थोड़ा सा और भी इलेबोरेट किया। इसी तरीके से जो व्यक्तित्व की परिभाषा थी, जो कि वॉटर मिशेल के द्वारा दी गई, उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी यूजुअली रिफर्स टू द डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर विद इन ब्रैकेट इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस दैट करेक्टराइज्ड ईच इंडिविजुअल अडॉप्शन टू द सिचुएशन ऑफ हिज ऑब्लिक हर लाइफ। अगर हम तीनों परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर as shown in his or her characteristics, habits, thoughts, expressions, attitudes and interests and manner of acting and his or her philosophy in life. On the basis of all these three definitions, we can give the characteristics of the personality. कौन सी विशेषताएं? जैसे कि पर्सनैलिटी हर व्यक्तित्व की अपनी यूनिक होती है, कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी इज डायनेमिक, इसके अंदर क्या है, आपकी डायनामिसिटी है, साथ में कई सारी चीजों का इसमें इंटीग्रेशन है, हर पर्सनैलिटी का अपना एडजस्टमेंट है एक एनवायरनमेंट के प्रति, और साथ में पर्सनैलिटी इज थ्रू एंड थ्रू सोशल, क्योंकि हर व्यक्तित्व अपने तरीके का समायोजन कर रहा है किसी भी परिस्थिति के साथ में। इसीलिए जो हमारा व्यक्तित्व है उसको सामाजिक भी कहा गया है। जो हमारा व्यक्तित्व है उसके लिए कई सारे सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें कुछ एक थ्योरी आती है जिसे कि हम टाइप थ्योरी के नाम से जानते हैं, जबकि जो दूसरी थ्योरी आती है उसे हम ट्रेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। जो हमारी टाइप थ्योरी थी व्यक्तित्व की, उसका जो आधार था वो अलग अलग तरीके का था। कहीं पर ये कहा गया कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे फ्लूइड्स हैं उसके आधार पर पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। वहीं दूसरी तरफ ये था कि हमारे बॉडी का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी के टाइप बताए गए। इसी तरीके से जो स्प्रेंगर थे उन्होंने कहा कि जैसा हमारा इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए कि हमारा थ्योरेटिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, एस्थेटिक हमारा इंटरेस्ट है, सोशल, वी आर वेरी सोशल इन नेचर, या हमारा पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, तो इसके हिसाब से स्प्रेंगर ने अपने टाइप्स बताए गए थे। तो दूसरी जो थ्योरी थी पर्सनालिटी की, उसको हम ट्रेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ट्रेट थ्योरी में जो सबसे ज्यादा काम करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे आलपोर्ट, और आलपोर्ट ने दो तरीके के ट्रेट्स बताए, एक कॉमन ट्रेट्स और दूसरे हमारे
पर्सनल ट्रेट। उन्होंने कहा कि जो हमारा एक तरीके से जो पर्सनल ट्रेट है उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि कार्डिनल डिस्पोजिशन और दूसरा आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन। वो कह रहे हैं कि जो बहुत एक तरीके से कहते हैं कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्पोजिशन के नाम से आन सकते हैं, जैसे कि हमारा हेयर स्टाइल हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि जो कार्डिनल डिस्पोजिशन है वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी, हिटलर, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम। और तीसरा जो डिस्पोजिशन उन्होंने बताया पर्सनल ट्रेट का, उन्होंने कहा कि सेंट्रल डिस्पोजिशन। उन्होंने कहा कि जो ये सेंट्रल डिस्पोजिशन है वो 10 से 15 गुणों के बीच में होता है, जैसे कि इसका उदाहरण दे सकते हैं सामाजिकता और आत्मविश्वास। तो ऑल्पोर्ट जो थे उन्होंने इस तरीके से जो है पर्सनल ट्रेट्स के बारे में बताया। इसी प्रकार कैटल ने भी ट्रेट थ्योरी के अंदर काम किया और उन्होंने कहा कि दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं हमारे शील गुण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक होते हैं हमारे सरफेस ट्रेट्स और दूसरे होते हैं हमारे सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट से क्या होता है कि जो अचानक हमारे एक्सप्रेस हो जाते हैं, कि जिनका एक्सप्रेशन बहुत ही क्लियर होता है, जैसे कि हमारी चीयरफुलनेस। और जो सोर्स ट्रेट होते हैं कि जब तक हम उस व्यक्ति, उस बालक के साथ में कई बार अंतःक्रिया नहीं करते तब तक हमें उसके सोर्स ट्रेट नहीं पता लग पाते, और अंतःक्रिया करने के उपरांत ही हमें सोर्स ट्रेट के बारे में पता लगता है। लेकिन जो कैटल ने जो सरफेस और सोर्स ट्रेट दिए उसके बारे में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा कि जो कैटल का एक तरीके से जो सरफेस और सोर्स ट्रेट का तरीका है उसको हम एक तरीके से पूरी तरीके उनको जो है एक तरीके से उसका एनालिटिकल स्टडी नहीं की जा सकती कि कौन से हमारे सोर्स ट्रेट में आएंगे और कौन से हमारे सरफेस ट्रेट में आएंगे। तो ये तो बात थी कि व्यक्तित्व के क्या क्या सिद्धांत थे, जैसे कि व्यक्तित्व के दो सिद्धांत, एक टाइप थ्योरी और दूसरा हमारा ट्रेट थ्योरी। इसी प्रकार व्यक्तित्व के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। और जो ये फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर्स। जो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनको कि हम हेरिडिटरी फैक्टर के नाम से जानते हैं, उसके अंदर कई सारी चीजें आ सकती हैं कि हमारी फिजिक कैसी है या हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन किस तरीके का है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है। तो जो हमारी फिजिक है उसका भी कहीं ना कहीं असर हमारी व्यक्तित्व पर पड़ता है कि मान लीजिए कि एक बच्चे की हाइट प्रॉपर नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं उस चीज की गिल्टी रहती है माइंड में, और उसकी जो पर्सनैलिटी निकल कर आनी चाहिए वैसी नहीं निकलती। इसी तरीके से कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है तब भी वह अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको निखार नहीं पाता। मान लीजिए कि बच्चे के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और जो हमारा व्यक्तित्व है वो अच्छे से सामने नहीं आता। मान लीजिए कि नर्वस सिस्टम में ही कोई दिक्कत है तो उस बच्चे का विकास नहीं हो सकता, और यानी कि जो पर्सनैलिटी निकल कर आती है वो डेटोरेटेड पर्सनैलिटी होती है। इस प्रकार से जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे उसके अंदर जो हमारी फिजिकल हेल्थ, बॉडी केमिकल्स, नर्वस सिस्टम आए, उसी प्रकार से जो हमारा वातावरण है उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जिनका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर ही जैसे कि आपका सोशल फैक्टर, कि हमारे जो मदर फादर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, हमारी फैमिली मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, हम किस बर्थ ऑर्डर के हैं, फर्स्ट बर्थ ऑर्डर के हैं कि सेकंड के हैं कि थर्ड हैं, या हमारा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, जो हमारे आस पड़ोस है वैसा कैसा है, या हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस पीयर ग्रुप में रह रहे हैं उसमें हमारी एक्सेप्टेंस है या नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर मदर फादर के रिलेशनशिप आपस में बेहतर नहीं है या मदर फादर में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होता है तो इसका असर भी बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। मान लीजिए कि एक फैमिली के अंदर आपस में जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड अमंग लाइक फैमिली मेंबर्स, इसका असर भी बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पहले बर्थ ऑर्डर का बच्चा है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो लास्ट बर्थ ऑर्डर का बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ऐसे विद्यालय जहां पर सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाती हैं तो उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग तरीके का दिखता है, जबकि जहां पर कम सुविधाएं हैं तो ऐसे बच्चे का व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसी प्रकार जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं उनका असर भी हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, जिस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं। जैसे इंडियंस आर डिफर फ्रॉम
अमेरिकन्स। तो अमेरिकन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग तरीके का है और हम सभी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो ये जो कल्चर जैसी हमारी है, तो उस कल्चर का कि फीमेल उसमें डोमिनेटेड है कि मेल डोमिनेटेड है, तो उस कल्चर के जो भी ऑफस्प्रिंग होगी, जो बच्चे होंगे, उनके ऊपर उनका जो व्यक्तित्व है उसी तरीके से प्रभावित होता है। और जो इसके बारे में जो थ्योरीज हैं वो कई लोगों ने दी। फ्राइड ने अपनी थ्योरी दी, एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी, और इस तरीके से जो हमारे एल्डर थे उन्होंने भी व्यक्तित्व के बारे में अपना सिद्धांत दिया था। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, अर्थात व्यक्तित्व का प्रत्यय क्या है, व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन सी चीजें समाहित होती हैं, साथ ही व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जिनका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। यहाँ पर मापन शब्द सही नहीं है, बल्कि हम उसका असेसमेंट, मेजरमेंट नहीं बल्कि असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कैसे हम पर्सनालिटी का असेसमेंट करें, इसके लिए कई तरीके की टेक्निक्स और मेथड्स बताए गए हैं। एक मेथड वो होते हैं जिनको कि हम प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं, और दूसरे मेथड जो होते हैं वो नॉन प्रोजेक्टिव। तो इस तरीके से जो पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए जो विधियां हैं उनको हम सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड और लास्ट में प्रोजेक्टिव मेथड के माध्यम से जान सकते हैं। जो सब्जेक्टिव मेथड है पर्सनालिटी को असेस करने का, इसके अंदर कई सारी टेक्निक है। जैसे सब्जेक्टिव मेथड के अंदर सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, और दूसरा इंटरव्यू, तीसरा क्वेश्चनर। सब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से जो है उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, और ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो अपने आप अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ चीजें ऑटोबायोग्राफी में हिडन रह जाती हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो कि सब्जेक्टिव मेथड है पर्सनालिटी असेसमेंट करने का, उसके माध्यम से भी हम पर्सनालिटी को जान सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा सब्जेक्टिव मेथड है उसके अंदर एक और जो विधि है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू फेस टू फेस हो सकता है, और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू लेते समय सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है उसको जो काम करना है कि जिस व्यक्ति, जिस बालक, जिसका भी वो इंटरव्यू ले रहा है, तो पहले हमें उसके साथ में रैपो बनानी पड़ेगी, और जब एक रैपो, एक रिलेशनशिप बन जाएगी, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इंटरव्यू के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्तित्व को जान सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानें, तो हम कई सारे प्रश्नों का एक पुंज बनाकर, जिसको कि हम क्वेश्चनर कहते हैं, वो उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हैं दूर बैठकर भी, और इसके माध्यम से भी हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव मेथड में ऑटोबायोग्राफी एंड आपका इंटरव्यू और क्वेश्चनर के माध्यम से हम लोग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव मेथड है पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव मेथड में ज़्यादातर हम लोग या तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, या हम रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम केस स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये ऑब्जर्वेशन है उसमें ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, अर्थात ग्रुप में रहकर हम किसी भी बालक का पर्सनैलिटी को असेस करें, या हम दूर से देखकर भी उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है उसको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, और उसको हर एक्टिविटी को नोट डाउन करने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो एक डिग्री ऑफ ट्रेट्स हैं, उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन सभी ट्रेट्स को, उन सभी शील गुणों को हम आसानी से पेपर पर लिख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेट्स को उसने अमुक परिस्थिति में प्रदर्शित किया।
इसी प्रकार केस स्टडी, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ बच्चों की जो ग्रोथ है, मान लीजिए कि उनका अचीवमेंट लेवल 8th तक बहुत अच्छा आया, लेकिन 8th के बाद में उनके अचीवमेंट लेवल में अचानक जो है वो एक तरीके से डाउनफॉल हुआ, यानी कि उस तरीके का अचीवमेंट नहीं आ पाया। या कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ जो है वो शारीरिक विकृति होने की वजह से भी उस बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं आ पा रही। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो डेविएटेड ग्रुप है हमारी समाज का, उसके लिए या तो हम केस स्टडी करते हैं, या इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसके लिए भी हम केस स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एनपीसी के कर्व के अनुसार देखें कि जो इधर का जो 25% है, उधर का 25% है, ऐसे लोगों के लिए हम केस स्टडी इस्तेमाल करते हैं। तो केस स्टडी के माध्यम से भी हम व्यक्तित्व का जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से केस स्टडी के साथ साथ रेटिंग स्केल के द्वारा भी हम व्यक्तित्व का मापन ही असेसमेंट कर सकते हैं व्यक्तित्व का। रेटिंग स्केल में स्पेशली हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हम एक्सट्रोवर्ट हैं कि हम एंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या हमारी किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति कितनी मतलब रुचि है हमारे अंदर। हमारे व्यक्तित्व अगर मान लीजिए एक्सट्रोवर्ट है तो इसका मतलब हम बहुत सारी चीजों के में इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, तो जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसको हम रेटिंग स्केल के माध्यम से, और जो हमारा जो एटीट्यूड है उसको हम रेटिंग स्केल के माध्यम से कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या चीजों के प्रति इंटरेस्ट है, या हमारा सोचने का तरीका कैसा है, या हम एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, इनको रेटिंग स्केल के माध्यम से बहुत आसानी से व्यक्तित्व में उपस्थित जो चीजें हैं उनको हम जान सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड जिनके माध्यम से पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से जो दूसरी टेक्निक है, नॉट मेथड, कि जो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, उनके माध्यम से भी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। इट मीन्स वी आर यूजिंग हियर द प्रोजेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जो एक चीजें होती हैं जो ऊपर से दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे इनर में है, जिनको कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ ऐसी हमारी डिजायर्स होती हैं जिनको कि हम अनकॉन्शियसली तो हमारे अंदर रहती हैं, बट कॉन्शियस फॉर्म में हम उसको एक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। चाहे वो हमारी कुछ डिजायर हो, चाहे वो हमारी कुछ होप्स हो, चाहे वो हमारा कुछ फियर फैक्टर हो, चाहे कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं हैं जिनको कि हम लगातार दबा रहे हैं। तो इन सब चीजों को, यानी कि जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी होप्स हैं, जो हमारा फियर है, जो हमारी रिप्रेस्ड विशेस हैं, कैसे पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में कुछ अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है, जैसे कि रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, दूसरा है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, तीसरा है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, इसी प्रकार से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, अर्थात इस जो प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो ये टेक्निक है रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इसको रोशाक के द्वारा बनाया गया था, जो रोशाक एक मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा। और इस रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट में कुछ कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स की संख्या 10 होती है। जो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है उसको हरमन रोशाक ने बनाया था, और इसमें जो भी कार्ड्स होते हैं उनके अंदर कुछ धब्बे होते हैं, जिन धब्बों के ऊपर जिसका भी हम पर्सनालिटी को असेस कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है। और जो ये 10 कार्ड हैं, इसमें से जिसमें ब्लॉट्स बने हुए हैं, इंक ब्लॉट्स, उसमें जो 5 कार्ड हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और जो 5 कार्ड हैं वो कलरफुल होते हैं। लेकिन जो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है उसमें कई चीजों के बारे में लिखा जाता है कि जो भी सब्जेक्ट है जिसका कि व्यक्तित्व का हम देख रहे हैं, उसने उस कार्ड को कैसे पकड़ा, उसने कौन से हिस्से को देखकर अपना जवाब दिया, और क्या उसने बहुत उसको घुमाया तो नहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना जो रिस्पॉन्स दिया है वो खाली स्थान को देखकर ज्यादा दिया है, या उसने जो अपनी प्रतिक्रिया की है वो रंगों के आधार पर की है, या जो है बिना रंग के हिसाब से की है, या ब्लॉट के बड़े हिस्से को देखकर उसने अपनी प्रतिक्रिया की है, या उसमें उसको जैसे कुछ कॉमन रिस्पॉन्स आते हैं उससे हटकर उसका कोई रिस्पॉन्स आया है। तो इन सब बातों को जो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट का जो भी उसको एसेस कर रहा होता है वो इन सब चीजों को चेक करता है। इसी तरीके का एक है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें कि परसेप्शन एक तरीके से देखा जाता है कि हमारा परसेप्शन कैसा है और हमारी इमेजिनेटिव पावर कैसी है। इसमें भी कुछ कार्ड्स होते हैं और जिन कार्ड्स को देखकर स्पेशली जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो कार्ड्स हैं उनके उसमें ह्यूमन बीइंग्स की पिक्चर्स होती हैं और इन ह्यूमन बीइंग्स की पिक्चर्स को देखकर एक एक करके वो कार्ड दिया जाता है और इन पिक्चर्स को देखकर जिसका भी पर्सनैलिटी एसेस हो रही है वो कुछ कहानियां लिखता है और कहानी लिखने के बाद में उस कहानी का असेसमेंट किया जाता है। और जो यहाँ पर कार्ड हैं वो 10 कार्ड मेल के लिए होते हैं, 10 फीमेल के लिए होते हैं और 10 दोनों के लिए होते हैं। इस प्रकार हमें समझ आता है कि जो हमारा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है उसमें कार्ड्स की कुल संख्या 20 होती है, जिसको कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एडमिनिस्टर किया जाता है। कार्ड की संख्या 10 थी, जबकि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कार्ड की संख्या 20। और चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में अंतर सिर्फ इतना है कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बड़े लोगों के लिए, जबकि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट छोटे बच्चों के लिए। और ये छोटे बच्चों के जो कार्ड्स दिए जाते हैं जिन कार्ड्स को देखकर बच्चे कहानियां लिखते हैं उसमें जो जानवर हैं उनके चित्र बने होते हैं और उनको देखकर बच्चे कहानी लिखते हैं। और जो कार्ड पर को देखकर जो कहानी लिखी जाती है उसका एनालिसिस करते समय ये देखा जाता है कि कौन सी ऐसी विश थी उसकी, ऐसी कौन सी डिजायर थी, या ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि बच्चा अपनी कहानी के माध्यम से प्रदर्शित वहां पर कर रहा है। मान लीजिए कि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में कुछ जानवर दिखाए गए हैं, पानी बह रहा है वहां पर, तो कहीं ये तुम लिखा कि पानी बह रहा था इसलिए बंदर को डर लग रहा था, तो इससे ये समझ में आएगा कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कोई फियर फैक्टर काम कर रहा है। तो ये था थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसी तरीके से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस प्रकार से प्रोजेक्ट टेक्निक के अंदर रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, साथ ही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण के अंदर बच्चे को कुछ शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द के आधार पर वो कुछ चीजें बताता है। जैसे कि अगर बच्चे को दिया गया लाल, तो उसके लाल जो शब्द दिया गया है तो उसमें हो सकता है कि वो रंग जोड़े, हो सकता है वो फ्लावर जोड़े, हो सकता है वो ब्लड जोड़े। तो इस तरीके से उसको वर्ड के साथ में जो दिया गया शब्द है उसके साथ में साहचर्य शब्दों का के रूप में प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है उसमें जो सेंटेंस दिया जाता है वो अधूरा दिया जाता है। इसमें सेंटेंस हो सकता है कि मैं अक्सर डैश डैश डैश, या मुझे भीड़ में डैश डैश डैश। तो जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, कि अधूरा जो एक तरीके से सेंटेंस विद्यार्थी को दिया जाता है और विद्यार्थी के द्वारा जो इनकम्प्लीट जो जगह पड़ी हुई होती है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको अपने के द्वारा अपने आप से पूरा किया जाता है। तो जिस तरीके की प्रतिक्रिया बालक देता है उसके आधार पर हम लोग एसेस कर पाते हैं कि उसके अंदर जो उसकी हिडन विशेस या डिजायर या और भी ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो चल रही हैं। तो इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्टिव टेक्निक रखा, जस्ट लाइक एक्सरे, कि एक्सरे की जो एक्सरे जब हम करते हैं तो रेज अंदर तक जाकर जो हमारे अंदर छुपी हुई बीमारियां हैं उनको भी दिखाता है कि कहाँ पर येलो आ रहा है या कहाँ पर हमारी जो है वो बोन कहीं ब्रेक है। तो इसी तरीके से जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी असेसमेंट की, वो ये बताती हैं कि बच्चे के अंदर दबी हुई इच्छाएं क्या हैं, कहीं कोई ऐसी डिजायर तो नहीं है जिसको भी लगातार वो प्रेस करता जा रहा है, कहीं कोई फियर फैक्टर तो नहीं है जो कि उसके साथ में काम कर रहा है। सो ये टेक्निक है जो कि आती हैं प्रोजेक्ट टेक्निक के अंदर। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि व्यक्तित्व का प्रत्यय क्या है, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, साथ ही व्यक्तित्व के सिद्धांत
कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमने टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से जाना। साथ ही ऐसे कौन से कारक हैं जिनका असर व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है, और व्यक्तित्व का असेसमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। और इन मेथड्स के अंतर्गत हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में जाना है। आशा करते हैं कि आप सभी को व्यक्तित्व के बारे में समझ आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।